मूवी की शुरुआत होती है मोआना से, जो समुद्र की खोज में निकलती है, ये उम्मीद करते हुए कि उसे कोई और ऐसा मिलेगा जो समुद्र से जुड़ा हो जैसे वो खुद है। जब वो हार मानने ही वाली होती है कि शायद उसे कोई नहीं मिलेगा, तब उसे एक प्राचीन कलाकृति का टुकड़ा मिलता है। उसे लगता है कि ये उन्हीं लोगों ने छोड़ा होगा जिनकी वो तलाश कर रही थी। इसके साथ ही मोआना फैसला करती है कि अब वो अपने द्वीप लौट जाएगी। अपने द्वीप लौटने पर उसका स्वागत गांव वाले और उसके पिता बड़े प्यार से करते हैं। उसकी छोटी बहन सा उससे पूछती है कि वो उनके लिए क्या लाई है। मोआना उसे वो प्राचीन कलाकृति दिखाती है, लेकिन सा इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होती। उसे समझाने के लिए कि ये कलाकृति क्यों महत्वपूर्ण है, मोआना उसे पूर्वजों की गुफा में ले जाती है और उनके परिवार की वेफाइंडर, दिशा खोजने वाली, इतिहास की कहानी बताती है। मोआना समझाती है कि यही वो जगह है जहां उसे पता चला कि वो भी एक वेफाइंडर है, जैसे अंतिम महान नेविगेटर ताईबुजा थे। ताईबुजा का मानना था कि माउई के द्वारा ते फिटी का दिल चुराने से पहले उनके लोग समुद्र के सभी द्वीपों को जोड़ना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर सभी लोग जुड़े होंगे तो वो अद्भुत काम कर पाएंगे। मोआना अपनी बहन से कहती है कि अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ताईबुजा का सपना पूरा करे। ये सुनकर सा कहती है कि मोआना को माउई को इस काम में लगाना चाहिए ताकि मोआना हमेशा उसके साथ रह सके। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि माउई पहले ही किसी अज्ञात दिशा में उड़ चुका है। वहां वो खुद को मतांगी, तूफान के देवता और नाल के सेवक का सामना करते हुए पाता है। माउई मतांगी से द्वीप के द्वार खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाती है और पूछती है कि क्या वो मोआना के साथ मिलकर नाल को हराएगा। जब माउई ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसे मोआना की परवाह नहीं, तो मतांगी उसे बताती है कि वो अब मोआना की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले ही इस स्थिति में उसके साथ फंस चुकी है, चाहे उसे पसंद हो या न हो। वापस मोटुनुई में मोआना के नई ताई के रूप में अभिषेक के लिए एक भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है। समारोह के दौरान उसके पिता चीफ तुई अलीकी उसे मास्टर नेविगेटर का खिताब सौंपते हैं। अचानक बिजली कड़कती है और मोआना खुद को एक दृष्टि में पाती है। वो देखती है कि वो ताईबुजा के साथ एक नाव पर है, जो एक भयंकर तूफान के बीच दिशा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ताईबुजा अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन तूफानी लहरें नाव को पलट देती हैं और मोआना समुद्र में डूब जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को फिर से मोटुनुई में पाती है, लेकिन इस बार द्वीप सुनसान लगता है। जब वो सोचती है कि उसके लोग कहां गए, ताईबुजा उसके पीछे प्रकट होता है और उसे बताता है कि अगर उसने समुद्र के लोगों को नहीं जोड़ा तो ये उसके लोगों का भविष्य होगा। जब मोआना उससे पूछती है कि वो ये कैसे कर सकती है, तो ताईबुजा उसे बताता है कि आकाश की अग्नि उसका मार्गदर्शन करेगी। वो कहता है कि ते फिटी का दिल पाना केवल शुरुआत थी और अब उसे एक द्वीप मोटू फेटू ढूंढना होगा ताकि सभी को बचाया जा सके। ताईबुजा के गायब होने के बाद मोआना जागती है और अपने परिवार को अपने पास खड़ा पाती है। वो उन्हें बताती है कि उसे मोटू फेटू ढूंढना है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। उसी रात गांव का एक बुजुर्ग उसे और उसके परिवार को उस द्वीप की एक तस्वीर दिखाता है और बताता है कि ये एक प्राचीन द्वीप है जहां समुद्र की सभी धाराएं एक साथ मिलती थीं और पूरे समुद्र के लोगों को जोड़ती थीं। लेकिन बाद में ये द्वीप खो गया और इसे शापित घोषित कर दिया गया। वह बताता है कि द्वीप को एक शक्तिशाली और लालची देवता नालो ने शापित कर दिया था। नालो का मानना था कि यदि वह समुद्र के लोगों को अलग कर देगा और उन्हें कमजोर बना देगा तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसी कारण से नालो ने द्वीप को शापित कर दिया और इसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया। उनके पूर्वजों का मानना था कि मोटू फेटू द्वीप तक पहुंचने से नालो के शाप को तोड़ा जा सकता है। इससे समुद्र की धाराएं फिर से बहाल होंगी और सभी लोग एकजुट हो जाएंगे। तभी अचानक उनकी झोपड़ी के बाहर हंगामे की आवाज आती है। बाहर जाने पर वे देखते हैं कि एक उल्का उनके ऊपर से गुजर रही है। तभी मोआना को एहसास होता है कि यही आकाश की अग्नि है जिसका जिक्र ताईबुजा ने किया था। जब उसके पिता यह सुनते हैं तो वे कहते हैं कि शायद वह बेकार की चीज के पीछे जा रही है, लेकिन उसकी मां उसे याद दिलाती है कि यह मिशन उसके पूर्वजों ने उसे सौंपा है। उनके पीछे
सा यह सुन लेती है कि मोआना फिर से जाने वाली है और गुस्सा हो जाती है। उनके पिता मोआना को भरोसा दिलाते हैं कि जब तक वह अपने गांव को इसके अंधकार में भविष्य से बचाएगी, तब तक वह उसकी बहन का ख्याल रखेंगे। उस रात मोआना अपने फैसले पर सोचती है और समझती है कि उसे उल्का का पीछा करना होगा। अगली सुबह उसकी मां उसे समझाती है कि उसे अपनी यात्रा के लिए एक टीम की जरूरत है। इस पर मोआना एक लोकल कारीगर लोटो को टीम में शामिल करती है, जो उस डोंगी को बनाने के लिए जिम्मेदार थी जिस पर वे यात्रा करने वाले थे। इसके बाद वह उनके मुख्य किसान कीकी से बात करती है ताकि वह नाव पर भोजन उगाने में मदद कर सके। अंत में मोआना माउई के एक पोस्टर से बात करती है और उससे फिर से इस मिशन में मदद करने के लिए कहती है। लेकिन माउई की जगह उसे मोई नाम का एक लड़का मिलता है, जो माउई जैसा ही दिखता है और उतना ही ताकतवर भी है। इसके साथ टीम तैयार होती है और मोआना अपनी यात्रा पर निकलती है। जाने से पहले मोआना अपनी बहन सा को दिखाती है कि समुद्र उनका दोस्त है, क्योंकि समुद्र उनके लिए रास्ता बनाता है। इससे सा को यकीन हो जाता है कि मोआना सुरक्षित लौटेगी। वह उसे एक सितारे की आकृति वाला सीप देती है और वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे। दूसरी ओर माउई को मतांगी ने पकड़ लिया है और वह समुद्र की गहराई में उल्टा लटका हुआ है, अपने हुक से दूर। वह मछलियों की मदद से अपने हुक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना असफल हो जाती है। तभी मतांगी उसके ऊपर आ जाती है और कहती है कि वह मोआना के आने का और इंतजार नहीं कर सकती। समुद्र में मोआना अपनी टीम को शांत रखने के लिए संघर्ष करती है, क्योंकि उन्हें तेज लहरों और समुद्री जीवन की आदत नहीं है। वह उनका ध्यान भटकाने के लिए एक गाना गाती है, जो काम कर जाता है। दिन रात में बदलते हैं और वे उल्का का पीछा करते रहते हैं। एक दिन उल्का अचानक फट जाती है। पहले तो मोआना घबराने से बचने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि यह योजना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जब नाव नियंत्रण खोने लगती है तो वह भी घबरा जाती है। वह मोई को चप्पू चलाने और नाव को संभालने का आदेश देती है, लेकिन लोटो बताती है कि यह समुद्र है जो उन्हें विपरीत दिशा में ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद उनकी नाव घूमना बंद कर देती है। तभी वे दूर कुछ देखते हैं। मोई और कीकी जश्न मनाने लगते हैं, सोचते हुए कि वे मोटू फेटू पहुंच गए हैं। लेकिन तभी मोआना को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वह अपने दोस्तों को चेतावनी देती है कि वे नारियल समुद्री डाकू काकामुरा से घिर गए हैं। जब उसे लगता है कि वे उन पर हमला करेंगे तो काकामुरा जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे एक विशालकाय सीप का खोल खुलता है और एक दूसरी नाव को निगल लेता है। मोआना तुरंत हरकत में आती है और नाव को मोड़ने की कोशिश करती है। मोआना जब महसूस करती है कि करंट बहुत तेज है और उनकी नाव नियंत्रण में नहीं है, तो वह अपनी नाव को काकामुरा के जहाज से बांध देती है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर खींच ले जाती है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि काकामुरा जहाज पर तीर छोड़ते हैं, जिससे सभी लोग हरकत करने में असमर्थ हो जाते हैं। समुद्री डाकू उनकी नाव पर कब्जा कर लेते हैं और नारियल का उपयोग करके संदेश भेजते हैं, जिसे मोई डिकोड करता है। मोई बताता है कि काकामुरा द्वीप मोटू फेटू के ही समुद्र में है। नालों ने जब समुद्र को विभाजित किया तो समुद्र के लोगों को उनके घरों से अलग कर दिया गया। हालांकि उनके पूर्वजों ने लड़ाई की और अपने घर लौटने का रास्ता खोज लिया। लेकिन जब वे उस विशाल सीप के पास पहुंचे तो उन्हें विश्वास हो गया कि वे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मोआना समझती है कि काकामुरा सिर्फ अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। जब समुद्री डाकू उससे विशाल सीप को हराने में मदद मांगते हैं तो वह सहमत हो जाती है। बदले में वे उसे मोटू फेटू ढूंढने में मदद करने का वादा करते हैं। लोटो एक शानदार योजना बनाती है और कहती है कि वे सीप को हराने के लिए जहर का उपयोग कर सकते हैं। सभी मिलकर सीप के अंदर जाते हैं, लेकिन नाव फिर से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तभी एक नारियल समुद्री डाकू कोटू नाव पर कूदता है और जहर का इस्तेमाल करके सीप को हराता है। इससे सभी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही सीप डूबने लगता है, कोटू रस्सी काट देता है, जिससे उनकी नाव काकामुरा जहाज से अलग हो जाती है। वे मतांगी की गुफा में गिर जाते हैं और वहां माउई को भी बंधा हुआ पाते हैं।
माउई को आजाद करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि मोआना गायब है। दूसरी ओर मोआना जागती है और खुद को अकेला पाती है। तभी मतांगी उसके सामने प्रकट होती है और बताती है कि नालो ने उसे भी फंसा दिया था। वह मोआना को माउई और उसके दल के साथ फिर से मिलाती है और अपने क्षेत्र से बाहर जाने का रास्ता खोलने में मदद करती है। समुद्र में माउई मोआना से कहता है कि वह और उसकी टीम मरने वाले हैं क्योंकि नालो बहुत शक्तिशाली है। तभी वे नालो द्वारा भेजे गए एक राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। राक्षस के हमले के दौरान माउई का कहना सही साबित होता है। उनकी नाव पलट जाती है और मोई लगभग अपनी जान गंवा देता है, लेकिन माउई उसे बचा लेता है। वे एक सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं। लोटो मोआना को उनकी टूटी हुई नाव दिखाती है और वह उम्मीद खोने लगती है, लेकिन माउई उसे याद दिलाता है कि उसने पहले भी सबकी जान बचाई है और वह इसे फिर से कर सकती है। मोआना प्रेरित होकर मोटू फेटू को फिर से खोजने का फैसला करती है। वह और माउई योजना बनाते हैं कि वे नालो के तूफान के केंद्र से गुजरेंगे और माउई अपने हुक का उपयोग करके द्वीप को ऊपर उठाएगा। योजना के तहत माउई बाज में बदलकर उड़ता है और तूफान के बीच में पहुंचने की कोशिश करता है, जबकि मोआना और उसकी टीम नाव को संभालती है। तूफान के बीच में माउई टीम के साथ आकर दूसरी योजना बनाता है। मोआना समझाती है कि नालो इंसानों के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि वह सोचता है कि उन्हें हराने से वह और शक्तिशाली बन जाएगा। माउई केंद्र में पहुंचकर अपने हुक से द्वीप को खींचने की कोशिश करता है। लोटो नाव के लिए एक नया पाल बनाती है जिससे वे तूफान से बच पाते हैं, लेकिन तब मोआना देखती है कि माउई को बिजली का झटका लगता है और वह समुद्र में गिर जाता है। मोआना भी समुद्र में कूदकर मोटू फेटू को छू लेती है। नालो की बिजली उसे भी लगती है, लेकिन इसके साथ ही तूफान खत्म हो जाता है और नालो का शाप टूटने लगता है। जब माउई होश में आता है तो वह मोआना को खोजने के लिए समुद्र में कूदता है। उसे मोआना बेहोश मिलती है और वह रोने लगता है। तभी वे खुद को सभी पिछले वेफाइंडर्स की आत्माओं से घिरा पाते हैं। आत्माएं मोआना को होश में लाने में मदद करती हैं। मोआना और माउई अपनी नई ताकत का उपयोग करके मोटू फेटू को समुद्र से बाहर निकालते हैं। वे देखते हैं कि समुद्र की धाराएं आपस में जुड़ रही हैं। कुछ दिनों बाद मोआना माउई और अपनी टीम के साथ घर लौटती है, जहां उसका सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। फिल्म के अंत में नालो मतांगी को सजा देने वाला होता है, लेकिन तभी तमाटोआ, विशाल क्रस्टेशियन, उससे जुड़कर मोआना से बदला लेने का फैसला करता है। आपके देखने के लिए धन्यवाद। ये फिल्म शुरू होती है चांद की कुछ दिग्गज आत्माओं से, जो अपनी रस्मों में नाचते हुए अपनी ऊर्जा धरती की ओर भेजते हैं, जहां वेयरवुल्फ जीन वाले लोग बदलकर बड़ी ताकत हासिल करते हैं। इसी दौरान हमें चांद की एक छोटी आत्मा मूपो से मिलवाया जाता है, जो थोड़ा शरारती लगता है और अपनी ही धुन में मस्त है। उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसकी ओर ध्यान खींचती है। साथ ही हम देखते हैं कि मूपो भी एक दिन इस नाच का हिस्सा बनना चाहता है और उनकी नकल करने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसे एहसास होता है कि वह भी, भले ही छोटा है, ये कर सकता है और थोड़ी ऊर्जा धरती की ओर भेजता है। हालांकि वह देखता है कि एक भेड़िया चुड़ैल, जिसका नाम मैक्सी है, ऊर्जा को लेना शुरू कर देती है और मांग करती है कि उसे और भी ज्यादा दी जाए। इतना ज्यादा कि वो मूपो को भी लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ बीच में आकर उसे रोक लेती है और सब कुछ रुक जाता है। उसी वक्त इस फिल्म का मुख्य किरदार सब कुछ रोक देता है, क्योंकि कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है। फिर वो हमें अपने पिता वैलेंटिन लुपिंग से मिलवाता है। हम उसके चाचा टिमो को भी देखते हैं, जो पहले बुरे थे, और उसके सबसे अच्छे दोस्त लूना से भी मिलते हैं। वो खुद को फ्रेडी लुपाइन के रूप में पेश करता है, जो समूह का नेता है। हालांकि जल्द ही यह पता चलता है कि वो सिर्फ नेता बनने की ट्रेनिंग में है, क्योंकि खतरे के समय बुजुर्ग लोग बचाव के लिए आते हैं। लेकिन फ्रेडी खाली बैठने का इरादा नहीं रखता, इसलिए वो जल्दी से मदद करना चाहता है। हालांकि उसी वक्त लूना के साथ वो गुब्बारे के ऊपर पहुंच जाता है, जबकि भेड़िया समूह समस्याओं का सामना करने लगता है। वे देखते हैं कि इंसान हर जगह है और वे नहीं चाहते कि उनकी खोज हो। उसी वक्त सबको एहसास होता है कि फ्रेडी गुब्बारे में है, लेकिन वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फ्रेडी और लूना किसी तरह गुब्बारे को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वे दो लोगों को बचा लेते हैं।
लेकिन बुरी बात ये होती है कि जब वे घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे न्यूज में आ चुके हैं और सबने फ्रेडी को एक गुलाबी कुत्ते के रूप में देखा। उस दिन फ्रेडी देखता है कि सबको यह मजाकिया लग रहा है तो वह वहां से चला जाता है क्योंकि उसे इसकी परवाह नहीं। वो खुद को बाकी सभी की तरह पूरा भेड़िया मानता है, जबकि लूना उसे हिम्मत देती है क्योंकि वह हीरो है और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इस वजह से फ्रेडी को थोड़ी आत्मविश्वास वापस मिलती है और वो उस म्यूरल को देखता है जहां चांद वेयरवुल्व्स को ताकत देता है। अब तक वे एक खास जगह की तलाश में हैं, जहां वो पत्थर होना चाहिए जिससे वे पहले चांद की आत्माओं से संपर्क करते थे, उनसे मदद मांगने के लिए। लूना समझ नहीं पाती कि उन्होंने ऐसा करना क्यों बंद कर दिया। दोस्त उस पत्थर तक पहुंचते हैं और फ्रेडी आत्माओं को बुलाना शुरू करता है और उन्हें अपनी स्थिति समझाता है। वो बताता है कि कितनी भी मेहनत कर ले, उसे अपने समूह का सम्मान नहीं मिल पा रहा। आत्माएं इसे इतना गंभीर नहीं मानती और चली जाती हैं। उसी वक्त मूपो ये देखता है और उसे थोड़ी मदद करने की कोशिश करता है। वह नाचता है और थोड़ी ऊर्जा फ्रेडी को भेजता है, लेकिन बुरी बात यह होती है कि वह भी धरती की ओर जाने लगता है। फ्रेडी को थोड़ी ऊर्जा मिलती है जिससे वो जल्दी ही बदलने लगता है। लूना देखती है कि वो एक बड़े भेड़िए में बदल गया है, जिससे वो खुश होता है, जबकि लूना सोचती है कि आत्माओं को उसे इस तरह मदद नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उन्हें उसे धैर्य रखना सिखाना चाहिए था। लेकिन फ्रेडी को खुश देख वो बस उम्मीद करती है कि आत्माएं गलत ना हो। फिर हम देखते हैं कि मूपो भी आसमान से धरती पर उतरता है और उसे एहसास होता है कि अब उसका शारीरिक रूप है। वो जल्दी से अपने दोस्तों से मिल जाता है और फ्रेडी की नकल करने लगता है, जिससे फ्रेडी परेशान हो जाता है और गलती से उसे डरा देता है। जल्दी ही फ्रेडी माफी मांग लेता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। वो मूपो को धन्यवाद देता है कि उसने उसके लिए क्या किया और फिर मूपो से विदा लेकर वो खुश होकर चांद की ओर लौटने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि जाते जाते मूपो कहता है कि उसे पता नहीं है कि वह वापस कैसे जाएगा। इस पर वैलेंटिन समूह को बताता है कि फ्रेडी ने कभी जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया और भले ही वो छोटा हो, उसके अंदर एक महान भेड़िए की आत्मा है जो समय के साथ एक बड़ा नेता बनेगा। लेकिन तभी फ्रेडी अपनी नई शक्ल दिखाते हुए शानदार अंदाज में प्रवेश करता है। वो देखता है कि सभी लोग उससे प्रभावित हैं और अचानक लोग उसके सामने घुटने टेकने लगते हैं, जिससे फ्रेडी काफी खुश महसूस करता है। लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह सब मूपो की वजह से हो रहा है, क्योंकि मूपो उसका पीछा कर रहा था और लोग मूपो को देख रहे थे। तभी सबको पता चलता है कि मूपो फ्रेडी का पीछा कर रहा था। फ्रेडी के पास अब सच बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। इस पर लोग बताते हैं कि पहले भी एक छोटे कद के वेयरवुल्फ ने चांद की आत्माओं से ताकत मांगी थी और जब उसे थोड़ी ताकत दी गई तो वह धीरे धीरे बुराई की ओर बढ़ने लगा। समय के साथ वह और ज्यादा ताकत चाहता था और यही वो घटना थी जो हमने शुरुआत में देखी थी। हालांकि आत्माओं ने उसे सही समय पर रोक दिया और उसे भेड़िए में बदलने की शक्ति छीन ली। फ्रेडी सबको भरोसा दिलाता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। मूपो चांद पर वापस नहीं जा सकता, तो फ्रेडी यह प्रस्ताव रखता है कि वे मैक्सी को ढूंढें, जिसने एक पोर्टल बनाया था, और उस जादू का इस्तेमाल करें जो सिर्फ वही जानती है। लेकिन बाकी लोग इसे एक बड़ी गलती मानते हैं, क्योंकि अगर मूपो मैक्सी के हाथ लग गया तो ये सब खत्म हो सकता है। इसलिए वे मूपो को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उसके बारे में न जान सके। इससे मूपो डरकर भाग जाता है और फ्रेडी को उस वक्त के लिए निलंबित कर दिया जाता है। इसी समय वैलेंटिन बताता है कि आत्माओं को चांद से ऊर्जा चाहिए होती है और मूपो के पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है, इससे पहले कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाए। अब फ्रेडी मूपो को बचाने के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो गुप्त रूप से समूह से छिपकर मैक्सी को ढूंढने की योजना बनाता है। वो कुछ कुत्तों से मदद मांगता है जो उसे एक पवित्र स्थान पर ले जाते हैं, जहां अनजानी जादू की मदद से वे मैक्सी की लोकेशन पता कर पाते हैं। लेकिन तभी भेड़िए वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। भागते वक्त गलती से फ्रेडी फिर से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और वे गाइड कुत्ते की सलाह मानते हुए सफर में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचते हैं, जहां एक अजीब ऊर्जा उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही होती है। लेकिन मूपो अपनी शक्तियों से रास्ता बनाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि बहादुरी और भेड़ियों का समूह भी यह जान गया है कि वे कहां गए हैं। लड़के आगे बढ़ते रहते हैं और देखते हैं कि फ्रेडी फिर से भेड़िया बन जाता है। लेकिन बुरी बात यह होती है कि उसी समय मूपो की ऊर्जा खत्म होने लगती है। फ्रेडी यह महसूस करता है कि वो उसके करीब है और मूपो की ऊर्जा उसकी ओर खींचने लगती है, इसलिए वो बेहतर समझता है कि खुद को मूपो से अलग कर ले।
शाम होने पर वे थोड़ा आराम करते हैं और फ्रेडी को कुछ सपने आते हैं जिन्हें बाकी लोग भी देख सकते हैं। वे समझते हैं कि फ्रेडी अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है, लेकिन तभी बड़े चमगादड़ और विशालकाय जीव दिखाई देने लगते हैं, जिससे समस्या खड़ी हो जाती है। उसी समय उस जगह की नेता प्रकट होती है और वो कोई और नहीं बल्कि मैक्सी खुद होती है, अपने इंसानी रूप में। वो सबको रोक देती है ये देखने के लिए कि घुसपैठिए कौन है। फ्रेडी आगे बढ़कर दिखावा करता है कि वो मैक्सी के साथ है और झूठा इकरार करता है कि उसने भी चांद की आत्माओं से ऊर्जा मांगी थी। फिर वो उसे ये कहकर धोखा देता है कि आत्माओं ने उसे ज्यादा ताकत नहीं दी और अब वो उनसे बदला लेना चाहता है। मैक्सी उसे परखने के लिए कहती है कि वो अपने दोस्तों के खिलाफ जाए और फ्रेडी इसका नाटक करता है। मैक्सी उसकी बात पर यकीन कर लेती है। इस बीच मूपो, जो छिपा हुआ था, जाग जाता है और सोचता है कि उसके दोस्त अब वहां पहुंच गए हैं। उसी समय फ्रेडी को एहसास होता है कि वो और मैक्सी काफी हद तक एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों सिर्फ सम्मान चाहते थे। फर्क बस इतना था कि मैक्सी ने जादू और मंत्रों का सहारा लिया ताकतवर बनने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भेड़िए उनके पीछे लगे हुए हैं और जल्द ही उन तक पहुंचने वाले हैं। अगले दिन मूपो गलती से मैक्सी के एक जीव की ऊर्जा को सोख लेता है और बाकी लोग देखते हैं कि मूपो अचानक बदलने लगता है। इस बीच फ्रेडी वापस इंसानी रूप में बदल जाता है और मैक्सी से सभी मंत्र और जादू सीखने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं एक चमगादड़ उसका पीछा करता है, लेकिन जल्दी ही फ्रेडी को समझ में आता है कि वो सिर्फ खेलना चाहता है। फ्रेडी उसे पत्थर से भगाने की कोशिश करता है, जबकि मैक्सी उसे सिखाती है कि धरती की ताकत का इस्तेमाल करके कैसे जादू किया जाता है। दूसरी ओर बेकाबू मूपो अपना खेल खत्म कर देता है। धरती की ऊर्जा का इस्तेमाल करके फ्रेडी और मूपो अपने काम में आगे बढ़ते रहते हैं। अगले कुछ घंटों में फ्रेडी धरती, चांद और अपने नए दोस्त चमगादड़ के साथ संबंध बनाना सीख लेता है, जबकि मूपो धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा है। समय के साथ फ्रेडी को लगता है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया है और अब वो सबसे कठिन जादू सीखने के लिए तैयार है। हालांकि मैक्सी उसे चेतावनी देती है कि जादू का अत्यधिक इस्तेमाल उसके मन को भ्रष्ट कर सकता है, जैसे उसके साथ हुआ था, और इसी कारण उसने सब कुछ खो दिया था। वो फ्रेडी से धैर्य रखने की सलाह देती है और बताती है कि उसकी लगन उसे किसी की याद दिलाती है। रात के समय फ्रेडी यह खोजता है कि मैक्सी को इतना ज्ञान कहां से मिला, जिसे वो स्पेल लाइब्रेरी कहता है। वो सही समय का इंतजार करता है ताकि वो पोर्टल का पता लगा सके और उसे एहसास होता है कि वहां और भी कई पोर्टल्स हैं। दूसरी तरफ लूना बाकी लोगों से मिलती है और उन्हें दिखाती है कि वो अब उस विशाल चमगादड़ की दोस्त बन गई है। लेकिन मूपो लूना से उसकी थोड़ी ऊर्जा छीन लेता है और झील की तरफ भाग जाता है। मूपो दूर से फ्रेडी की आवाज सुनता है और फिर दोनों मिलकर धरती की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और जश्न मनाते हैं। लेकिन लूना इससे सहमत नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि यह ऊर्जा उन्हें बदल रही है। सबसे बुरी बात यह होती है कि अब ये साफ हो जाता है कि मूपो का समय खत्म हो रहा है। उसी समय मैक्सी वहां आ जाती है और वो तुरंत समझ जाती है कि क्या हो रहा है। वो सोचती है कि फ्रेडी ने उसे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि मूपो को वापस चांद पर भेज सके। फ्रेडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे दोस्तों की जरूरत है, क्योंकि लगता है कि उसके पास कोई नहीं है। हालांकि मैक्सी उसे दिखाने की कोशिश करती है कि उसके पास उसके जीव हैं, लेकिन हर कोई महसूस करता है कि वे जीव उससे डरते हैं, प्यार नहीं करते। फ्रेडी मैक्सी का हौसला बढ़ाता है और उसे मदद करने के लिए राजी कर लेता है। मैक्सी कहती है कि यह जादू करने के लिए उन्हें दोनों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। वे दोनों जादू करना शुरू करते हैं और मैक्सी उसे बताती है कि जैसे ही पोर्टल बंद हो, उन्हें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वे देर करेंगे तो वे चांद और धरती दोनों को नष्ट कर सकते हैं। इस ऊर्जा से एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनेगा जो सब कुछ अपनी ओर खींच लेगा। दोनों मिलकर अनुष्ठान करने में सफल हो जाते हैं और चांद से संपर्क कर लेते हैं। लेकिन बुरी बात यह होती है कि मैक्सी अचानक अपने प्लान बदल लेती है। फ्रेडी और उसके दोस्त सभी गिर जाते हैं, क्योंकि वो ये खुलासा करता है कि वो अभी भी चांद की आत्माओं के खिलाफ जाना चाहता है। इसी समय धरती पर भी अराजकता फैलने लगती है। तभी मैक्सी वापस भेड़िया जैसी बन जाती है, लेकिन उसे और भी ज्यादा ताकत चाहिए। फ्रेडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि मैक्सी बहुत शक्तिशाली है और उसे लगभग हरा ही देती है। तभी फ्रेडी के दोस्त उसकी मदद करने आ जाते हैं और उनके बीच के कुछ गैसों से वे मैक्सी को थोड़ी देर के लिए ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाते हैं। मैक्सी यह भी देखती है कि वैलेंटिन और बाकी लोग भी आ गए हैं, लेकिन मैक्सी फिर से संभल जाती है और अपने जादू से उन्हें पकड़ लेती है
जिससे वे सब उसके सामने घुटनों के बल झुक जाते हैं। इस दौरान लूना अपने दोस्त को बुलाती है, जो जल्दी से मदद के लिए आ जाता है। इसी समय मूपो पोर्टल के पास पहुंचने वाला होता है ताकि वो अपनी ऊर्जा वापस पा सके, लेकिन मैक्सी उसे इसकी अनुमति नहीं देती। तभी फ्रेडी बीच में आ जाता है और मूपो की मदद करता है। सब कुछ होते होते मैक्सी एक मेढक में बदल जाती है, लेकिन बुरी बात यह होती है कि मूपो धरती से लाई गई ऊर्जा को सोख लेता है और हर कोई देखता है कि वो विशाल और लाल हो जाता है, जैसे शैतान की तरह। वो सब कुछ तबाह करने लगता है। फिर फ्रेडी उसे शांत करने के लिए एक गाना गाता है, जिससे मूपो का ध्यान लौट आता है। उसे एहसास होता है कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पोर्टल को बंद करने की कोशिश करता है और सभी को बचा लेता है। हालांकि इसके बाद सबको एहसास होता है कि मूपो के पास अब पर्याप्त ताकत नहीं बची है, जिससे वो चांद पर वापस नहीं जा सकता। इस पर फ्रेडी अपनी सारी ऊर्जा मूपो को दे देता है ताकि वो चांद पर लौट सके। हम देखते हैं कि फ्रेडी अब इंसानी रूप में लौट आता है और मूपो उसे धन्यवाद कहता है कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया। मूपो फिर से चांद पर लौट जाता है, जहां उसकी मां उसे देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर फ्रेडी को इस बात की कीमत चुकानी पड़ती है कि वो अब दोबारा भेड़िया नहीं बन पाएगा। लेकिन मूपो अपनी तरफ से चांद की आत्माओं से कहता है कि वे फ्रेडी को फिर से शक्ति दे। अंत में फ्रेडी दोबारा भेड़िया में बदल जाता है और अपने झुंड का सम्मान फिर से अर्जित कर लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपको कुछ और वीडियो की सिफारिशें दे रहा हूँ। आपका दिन अच्छा रहे। फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो जंगल में एक रहस्यमयी प्राणी के साथ घूम रही होती है। इससे पहले वह अपने दोस्तों के साथ बाजार में उड़ते हुए मजे कर रही होती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वह एक राजकुमारी है जिसका नाम एलेन है। जैसे ही एक गार्ड उसे दूर से आते हुए देखता है, वह आदेश देता है कि गेट खोल दिया जाए ताकि राजकुमारी अंदर जा सके। उसके दोस्त भी उसके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि आज उसका 15वां जन्मदिन है और उसके लिए एक पार्टी रखी जानी है। लेकिन एलेन उन्हें मना कर देती है, यह कहकर कि वह अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहती है। जैसे ही एलेन महल के गेट के पास पहुंचती है, एक मंत्री आकर उसे बताता है कि राजा और रानी, जो उसके माता पिता हैं, उससे मिलना चाहते हैं। एलेन अपने माता पिता को बहाना देने की प्रैक्टिस करती है कि वह महल क्यों छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब वह उनसे मिलती है तो पता चलता है कि उसके माता पिता असल में राक्षस बन चुके हैं। पहले वे साधारण इंसान थे और शांतिपूर्वक राज्य चला रहे थे, लेकिन पिछले साल जब वे जंगल की सैर पर गए तो अचानक एक अंधेरा आया और उनके ऊपर एक श्राप डाल दिया, जिससे वे राक्षस बन गए। इस बात की जानकारी सिर्फ एलेन और महल के कर्मचारियों को है, बाकी जनता को इसका पता नहीं है। इस घटना के बाद एलेन के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई है। पूरे राज्य का बोझ अब उसकी छोटी सी कंधों पर आ गया है। उसे अब वे सारे काम करने पड़ते हैं जो उसके माता पिता को करने चाहिए थे, जैसे कागजात पर साइन करना, सैनिकों का निरीक्षण करना और जनता के लिए कानून बनाना। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। उसके माता पिता, जो उसका ख्याल रखना चाहिए, अब उसकी देखभाल में है। वह उन्हें खाना खिलाती है, उनके दांत साफ करती है, उन्हें नहलाती है, रातों को ठीक से सो भी नहीं पाती और महल की गंदगी भी साफ करती है। अब महल के जनरल और जनता परेशान हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने राजा और रानी को पिछले 1 साल से नहीं देखा है। वे महल के गेट पर आकर राजा रानी से मिलने की मांग करते हैं। महल के मंत्रियों बोलार और नजर एलेन से कहते हैं कि वे जनता को ज्यादा दिनों तक बहलाकर नहीं रख सकते क्योंकि अब सारे बहाने खत्म हो चुके हैं। लेकिन एलेन को अभी और समय चाहिए ताकि वह अपने माता पिता को फिर से इंसान बना सके। उसे पता है कि अगर जनता को यह पता चल गया कि राजा और रानी राक्षस बन गए हैं तो हालात और खराब हो जाएंगे। मंत्री उससे कहते हैं कि यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती क्योंकि 1 साल बीत चुका है और वह अभी तक श्राप को तोड़ने का तरीका नहीं ढूंढ पाई है। फ्रस्ट्रेशन में एलेन अपने बिस्तर पर गिरकर चीखती है, लेकिन तभी शाही डाकिया की वापसी उसे खुश कर देती है। वह सूरज और चंद्रमा के ओरेकल को भेजे गए संदेश का जवाब लेकर लौटा है। ओरेकल ऑफ द सन एंड मून एक गहरे और खतरनाक जंगल में रहते हैं जिसे एटर्नल डार्कनेस कहा जाता है। शाही डाकिया ने अपने 8 सबसे अच्छे पक्षी संदेश पहुंचाने के लिए भेजे थे, लेकिन उनमें से 7 पक्षी जादुई बेरीज खाकर पत्थर में बदल गए। केवल एक पक्षी ओरेकल तक पहुंचा और जवाब लेकर वापस लौटा।
उस छोटे से कागज पर लिखा होता है कि उसमें पानी डालने पर कुछ होगा। जैसे ही एलन पानी डालती है, ओरेकल ऑफ द सन एंड मून उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और बताते हैं कि वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ओरेकल खुद यह देखना चाहते हैं कि एलन के माता पिता किस तरह के राक्षस बने हुए हैं, ताकि वे यह समझ सकें कि श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है। वे एलन को बताते हैं कि वे इस महीने की 3 तारीख को आएंगे, जो कि आज है, और इसका मतलब है कि वे एलन के जन्मदिन पर ही महल पहुंचने वाले हैं। एलन बहुत उत्साहित हो जाती है क्योंकि अब उसे राक्षसों और उनके रहस्यों से छुटकारा मिल जाएगा। वह बस एक सामान्य परिवार और सामान्य जीवन चाहती है। महल के मंत्री नजर और बोलार, हाथियों जो अब राक्षस बने हैं, की देखभाल से इतने थक चुके हैं कि उनके चेहरों पर चोट के निशान तक आ गए हैं। लेकिन वे इस बात से ज्यादा डरे हुए हैं कि एलन का जन्मदिन समारोह आज रात है और वे जनता से राजा और रानी के राक्षस होने का सच छिपा नहीं पाएंगे। तभी नजर को एक समाधान सूझता है। वह कहता है कि चूंकि एलन आज रात 15 साल की हो रही है, वे जनता से झूठ बोल सकते हैं कि राजा और रानी का निधन हो गया है, और जब सबका शोक खत्म हो जाएगा तो एलन को नई रानी घोषित कर दिया जाएगा। बोलार को यह विचार पसंद आता है और वे यह योजना एलन को बताने ही वाले होते हैं कि तभी एलन कमरे में आ जाती है। एलन उन्हें बताती है कि ओरेकल आज रात श्राप तोड़ने के लिए आ रहे हैं। मंत्री अपनी योजना एलन को बताते हैं कि वे जनता को राजा और रानी की मौत की घोषणा करेंगे, एलन को नई रानी का ताज पहनाएंगे और उसके माता पिता को जंगल में भेज देंगे, जहां वह कभी कभी उनसे मिलने जा सकेगी। एलन इस योजना पर तभी सहमत होती है जब ओरेकल उसके माता पिता का श्राप तोड़ने में नाकाम हो जाते हैं। नजर और बोलार एलन के लिए जन्मदिन का गाना गाते हैं। थोड़ी देर बाद महल के प्रबंधक घोषणा करते हैं कि सूरज और चंद्रमा के ओरेकल महल पहुंच गए हैं। एक विशालकाय मेंढक महल में प्रवेश करता है और एलन से मिलने के लिए छलांग लगाता है। मेंढक अपना मुंह खोलता है और सूरज और चंद्रमा के ओरेकल बाहर निकलकर राजकुमारी का अभिवादन करते हैं। लेकिन वे एलन की उम्मीदों से बिल्कुल अलग होते हैं। ओरेकल मेंढक को महल तक शानदार सवारी के लिए 5 सितारे देते हैं और फिर मेंढक वहां से चला जाता है। एलन अपने माता पिता को बाहर लाती है और ओरेकल डर जाते हैं क्योंकि वे सोच रहे थे कि राक्षस शब्द सिर्फ एक अतिशयोक्ति थी और एलन किशोरावस्था के नाटक कर रही थी। अपने माता पिता को देखकर ओरेकल समझ जाते हैं कि वे डार्क फॉरेस्ट ऑफ इटर्नल डार्कनेस में गए थे और वहीं से यह श्राप लगा है। वे एलन को बताते हैं कि अगर यह श्राप जल्दी नहीं तोड़ा गया तो उसके माता पिता हमेशा के लिए राक्षस बने रहेंगे। सूरज का ओरेकल अपना जादुई छड़ी मांगता है, लेकिन चंद्रमा का ओरेकल बताता है कि उसने अपनी सारी अलग अलग छड़ियों को एक यूनिवर्सल छड़ी के लिए बदल लिया है जो हर तरह के जादू कर सकती है। ओरेकल जैसे ही श्राप तोड़ने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, एलन के राक्षस माता पिता उन पर हमला कर देते हैं। ओरेकल भाग जाते हैं और मेंढक की मदद से किसी तरह बच निकलते हैं। इससे एलन अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसकी एकमात्र उम्मीद भी खत्म कर दी। आखिरकार एलन नजर और बोलार की योजना को अपनाने का फैसला करती है। वह दुखी होकर अपने माता पिता को एक पिंजरे में बंद कर देती है ताकि उन्हें जंगल भेजा जा सके। फिर वह नई रानी बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह एलन अपने माता पिता को उनके बर्थडे केक का एक हिस्सा देने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, उसे पता चलता है कि उसके माता पिता पिंजरे से भाग गए हैं। वह महल की बालकनी पर जाकर देखती है कि उसके माता पिता शहर में तबाही मचा रहे हैं। जनरल यह सब देखकर अपनी सेना को तैयार करता है ताकि राक्षसों पर हमला किया जा सके। एलन जनरल और सेना को अपने माता पिता को नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो उसके पास कोई और चारा नहीं रहता। वह मजबूर होकर जनरल और जनता को यह सच बताती है कि ये राक्षस उसके माता पिता हैं, उनके राजा और रानी। मंत्री बोलार जनरल को पूरी घटना समझाते हैं कि कैसे उनके माता पिता पर काले जादू का श्राप लगा, जिससे वे राक्षस बन गए। एलन अपने माता पिता को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे अपने पंजों से मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद सैनिक राक्षसों को जाल में फंसा लेते हैं। जनता यह जानकर डर जाती है कि उनके राजा और रानी राक्षस बन चुके हैं और उन्हें यह चिंता सताने लगती है कि कहीं यह श्राप उन पर भी न लग जाए। वे सोचते हैं कि अब उनका नेतृत्व कौन करेगा और राक्षसों से उनकी सुरक्षा कैसे होगी।
जनरल जनता को आश्वस्त करता है कि एलन को उनकी नई रानी बनाया जाएगा और राक्षसों को धरती के सुदूर हिस्सों में भेज दिया जाएगा, जहां उन्हें कोई नहीं देख सकेगा। एलन यह सब देखकर बेहद उदास हो जाती है, क्योंकि वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वह अपने माता पिता को बचाने का कोई तरीका सोचने लगती है। तभी एलन को ओरेकल की वह जादुई छड़ी मिलती है जो वे भागने के दौरान भूल गए थे। इस छड़ी से एलन ओरेकल से होलोग्राम के रूप में संपर्क करती है। ओरेकल वापस आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें राक्षसों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब एलन कहती है कि वह खुद उनके पास आएगी तो वे मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही सैनिक एलन के माता पिता को धरती के सुदूर हिस्सों में ले जाने वाले होते हैं, एलन ओरेकल की छड़ी का इस्तेमाल करके अपने माता पिता को आजाद कर देती है। वह छड़ी से एक गाड़ी बनाती है और अपने माता पिता को लेकर गहरे जंगल की ओर चली जाती है, जहां ओरेकल रहते हैं। सैनिक घोड़ों और पक्षियों के सहारे एलन का पीछा करते हैं, लेकिन एलन खुद को जंगल में टेलीपोर्ट कर लेती है, जिससे वे उसका पता नहीं लगा पाते। एलन ओरेकल के घर पहुंचती है, लेकिन ओरेकल फिर से घबरा जाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते थे कि एलन अपने साथ राक्षसों को भी लाएगी। एलन ओरेकल को उनकी छड़ी लौटाती है, लेकिन वे उसे बताते हैं कि उनके पास एलन के माता पिता को वापस इंसान बनाने की क्षमता नहीं है। वे खुलासा करते हैं कि यह श्राप केवल एलन के माता पिता ही तोड़ सकते हैं। ओरेकल उसे बताते हैं कि डार्क फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित लेक ऑफ लाइट ही इस श्राप को तोड़ सकता है। हालांकि वे एलन को सावधान करते हैं कि डार्क फॉरेस्ट नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा, नफरत और दुख को खा जाता है, जिससे इंसान हमेशा के लिए राक्षस बन सकता है। बिना समय बर्बाद किए एलन अपने माता पिता को डार्क फॉरेस्ट ले जाती है। वहां वे एक सुरंग के पास पहुंचते हैं और जैसे ही वे सुरंग से गुजरते हैं, उन्हें चारों ओर सुंदर रोशनी दिखाई देती है। लेकिन तभी एलन के माता पिता आपस में झगड़ने लगते हैं, जिससे एलन परेशान हो जाती है। इस वजह से उसके दिल में धीरे धीरे नकारात्मक भावनाएं विकसित होने लगती हैं और अंधेरा उसे अपनी चपेट में लेने लगता है। एलन के माता पिता, जो यह महसूस करते हैं कि एलन खतरे में है, अपने मुंह से एक तेज प्रकाश निकालते हैं जो एलन की नकारात्मक भावनाओं को खत्म कर देता है और उसकी जान बच जाती है। सुरंग से बाहर निकलने के बाद एलन बहुत खुश होती है, यह जानकर कि उसके माता पिता अब बोल सकते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि उन्हें याद नहीं कि एलन उनकी बेटी है। वे बस बात करने वाले राक्षस बन गए हैं। इस कहानी में जनरल एलन को ढूंढने के लिए निशानों का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ एलन और उसके माता पिता, जो लाइट तक पहुंचने की यात्रा पर हैं, रेत से ढके एक इलाके में पहुंचते हैं। जब वे रेत पर कदम रखते हैं तो वह उन्हें खींचने लगती है। किसी तरह वे एक चट्टान पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वे सुरक्षित रास्ता तलाशने पर बहस कर रहे होते हैं, बुरी ऊर्जा फिर से अंधकार को बुला लेती है। उसी समय जनरल और उसके सैनिक एलन को ढूंढ लेते हैं और एक नई भागदौड़ शुरू हो जाती है। अंधकार को रोकने के लिए एलन अपने माता पिता को एक बच्चा पक्षी बचाने के लिए साथ काम करने के लिए राजी करती है। जब वे ऐसा करते हैं तो अंधकार गायब हो जाता है, लेकिन जनरल और उसके सैनिक उन्हें पकड़ने पहुंच जाते हैं। तभी एलन के पापा को एक तरकीब सूझती है। वे रेत का इस्तेमाल करके धुंध पैदा करते हैं, जिससे जनरल उनका पीछा नहीं कर पाती। आगे बढ़ते हुए एलन और उसके माता पिता एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां वे कई रहस्यमय जीवों से मिलते हैं। इन जीवों को उनके बच्चों की देखभाल करते देख एलन के माता पिता को अपनी यादें वापस आ जाती हैं। उन्हें याद आता है कि वे राजा और रानी हैं और एलन उनकी बेटी है। ये जानकर एलन खुशी से रोने लगती है। सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर वे दूसरे पहाड़ के पार लाइट की झील को देखते हैं और उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो झील उनके माता पिता को याद दिलाती है कि उन्हें राक्षस क्यों बनाया गया था। दरअसल अंधेरे जंगल में लड़ाई या गुस्सा करना मना था। राजा और रानी, जो एक मिशन से लौट रहे थे, आपस में बहस करने लगे थे, जिससे अंधकार ने उन्हें राक्षसों में बदल दिया। एलन की इच्छा के बावजूद उसके माता पिता झील में कदम रखने से मना कर देते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे पहले की तरह नहीं रह सकते और साथ नहीं रह सकते। यह सुनकर एलन बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि उसके माता पिता उसकी परवाह नहीं करते। उसके गुस्से की वजह से अंधकार उसकी आत्मा को घेरने लगता है।
उसके माता पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। किसी तरह वे पिंजरे से निकलने में सफल हो जाते हैं। अब वे बोल सकते हैं, तो वे जनरल को बताते हैं कि वे राजा और रानी हैं। जनरल और उसकी सेना उन्हें सम्मान देती है। वे जनरल को बताते हैं कि राजकुमारी अंधकार में फंसी हुई है और उसे बचाना जरूरी है। राजा और रानी झील के पानी को मोड़कर अपनी बेटी की ओर ले जाते हैं। इससे एलन का अंधकार खत्म हो जाता है। वे एलन से माफी मांगते हैं और उसे अपने प्यार का इजहार करते हैं। उनकी दिल छू लेने वाली गाने के बाद एलन अपने माता पिता को गले लगाती है। इस प्यार की ताकत से उनके माता पिता पर लगा श्राप टूट जाता है और वे इंसानों में बदल जाते हैं। 1 साल बाद एलन बताती है कि सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। उसके माता पिता ने फिर से राज्य का कार्यभार संभाल लिया है। जंगल में खेलने के बाद एलन महल लौटती है, जहां उसे जन्मदिन की सरप्राइज पार्टी मिलती है। पूरे राज्य के लोग, उसके दोस्त और उसके माता पिता वहां मौजूद होते हैं। यहां तक कि ओरेकल भी आता है और कहता है कि वे एलन पर गर्व करते हैं। उसके माता पिता उसे जन्मदिन का तोहफा देते हैं और उसे अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाने की इजाजत देते हैं। और यहीं फिल्म खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको एनिमेशन मूवीज पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जुड़े रहें। बाय। मूवी की शुरुआत में हम कुछ रोबोट्स को देखते हैं जो सारे इंसानों को पकड़कर अपने कब्जे में कर रहे थे। तभी उनकी तरफ तेज रफ्तार से आती हुई एक कार दिखाई देती है। इस कार में पूरी मिचेल फैमिली थी। पूरी दुनिया में सिर्फ यही फैमिली बची थी जो अभी तक उन रोबोट्स के पकड़ में नहीं आई थी, और ये लोग दुनिया को बचाने के मिशन पे थे। पर इस फैमिली के लोग नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ हम केटी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे हमेशा लगता था कि वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, इसलिए वो वही करने लगी जो हर अलग बच्चा करता है। वो अजीब तरह के वीडियोस बनाने लगी। वो अपने वीडियोस के जरिए लोगों को हंसाना चाहती थी, पर सारे लोग उस पे और उसके वीडियोस पे हंसते थे, इसलिए कभी कोई उसका दोस्त नहीं बना। वो हमेशा अकेले ही रहने लगी और उसने मूवीज से ही दोस्ती कर ली। उसके वीडियोस बनाने में उसकी मदद उसका छोटा भाई एरोन और उसका पालतू डॉग मॉन्च करते थे। उसके मॉम डैड लिंडा और मिचेल को भी उसकी हरकतें कभी समझ में नहीं आई। उसका भाई एरोन उसे समझता था, पर उसके भी कुछ अलग ही शौक थे। उसे डायनासोर बहुत पसंद था और वो हमेशा बस उन्हीं के बारे में बातें करना पसंद करता था। उसकी मॉम लिंडा उससे कहती थी कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, पर यह बात वो सबसे कहती थी। उसके डैड मिचेल को नेचर से बहुत प्यार था। उनके और केटी का इंटरेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, इसलिए उन दोनों के रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं थे। केटी का प्लान था कि वो कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ फिल्म में एडमिशन लेगी और हमेशा के लिए अपने घर को छोड़कर चली जाएगी, जिसके लिए वो जी जान से वीडियोस बनाने लगती है ताकि उस कॉलेज में उसे एडमिशन मिल सके। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है और फाइनली वहाँ उसे वो लोग मिलते हैं जो उसी की तरह थे, जिनसे बात करके उसे अच्छा लगता था। अब उसके कुछ दोस्त बन चुके थे जिन्हें उसकी वीडियोस पसंद आती थी। केटी कॉलेज जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो कहती है कि वो वहाँ एरन को बहुत मिस करेगी। एरन उसके जाने से उदास था। केटी उसे समझाती है कि तुम भी बहुत जल्द अपने नए दोस्त बना लोगे जिसे तुम्हारी बातें पसंद होगी, और क्या पता वो एक लड़की हो। एरन लड़की शब्द सुनते ही घबराने लगता है। वो कहता है कि नहीं, उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं बन सकती। केटी जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए एक गुड बाय वीडियो बनाई थी जिसे वो उन्हें दिखाने लगती है। तभी उसके लैपटॉप में एक ऐड आता है जिसमें पेल मोबाइल कंपनी का ऑनर मार्क बता रहा होता है कि बहुत जल्द उनका सेलफोन अपने कदमों पे चलेगा। तभी उसके डैड मिचेल आते हैं, पर सब अपने अपने फ़ोन में ही बिजी होते हैं। मिचेल उन सबसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो सबसे 10 सेकंड के लिए मोबाइल नीचे रख देने को कहता है, पर वो सब 10 सेकंड्स भी अपने आप को फ़ोन से दूर नहीं रख पाते हैं। केटी अपनी वीडियो अपने डैड को दिखाती है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कहते हैं कि उसे नहीं लगता कि वो ये सब वीडियो बनाकर अपना कोई करियर बना पाएगी, और वो इतनी दूर भी जा रही है जहाँ वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, और अगर वो फेल हो गई तो क्या होगा। केटी कहती है कि उन्होंने कभी उन पे भरोसा नहीं किया, उन्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, और वो सोचते हैं कि वो फेल हो जाएगी। तभी लिंडा सबका ध्यान किसी और तरफ करने की कोशिश करती है, पर केटी गुस्से से अपना लैपटॉप लेकर जाने लगती है। मिचेल उसका लैपटॉप पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, और वो पूरी वीडियो दिखाने को कहता है, और इसी छीना झपटी में लैपटॉप गिरकर टूट जाता है। केटी गुस्से में कहती है कि इसीलिए वो घर छोड़कर जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, और वो अपने रूम में चली जाती है। लिंडा मिचेल को समझाने की कोशिश करती है कि उसे केटी से बात करनी चाहिए
और उन दोनों को अपने रिश्तों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि कल अगर केटी ऐसे ही यहाँ से चली गई तो फिर कभी वो उनके पास वापस नहीं आएगी। मिचेल उससे बात करने जाता है। उसे केटी के रूम के बाहर एक बॉक्स मिलता है जिसे केटी यहीं घर पे छोड़कर जाने वाली थी। उस बॉक्स में मिचेल को एक लकड़ी का खिलौना मिलता है और एक पुराना कैमरा भी। वो उसे चलाकर देखने लगता है। उसमें केटी के बचपन की यादें थी कि कैसे वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और वो दोनों मिलकर एक गाने पे डांस भी किया करते थे। एक दिन केटी अपने स्कूल के कैंप पे जाते वक्त रो रही होती है। तब मिचेल उसे अपनी गाड़ी में रखा हुआ अपना फेवरेट टॉय उसे देता है और कहता है कि जब ये उसके पास रहेगा तब वो भी उसे अपने पास ही महसूस करेगी। इन सबको देखकर मिचेल की आंखें भर आती है और वो केटी को मनाने का एक प्लान बनाता है। सुबह केटी अपने कॉलेज जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। उसके दोस्त पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे और वो उसे उसके रूम की तस्वीर भी भेज रहे होते हैं। पर वो जैसे ही घर से बाहर आती है वो देखती है कि उसका पूरा परिवार अपना सारा सामान गाड़ी में लोड कर रहा है। वो अपने डैड से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। मिचेल उससे कहता है कि उसने उसकी फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी है क्योंकि वो सब उसे कार से उसके कॉलेज छोड़ने के लिए जाएंगे। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा पर ये उनकी एक आखिरी फैमिली ट्रिप हो जाएगी। केटी उन सब पे बहुत गुस्सा करती है पर उसे उनकी बातें माननी पड़ती है और वो सब अपने सफर पे निकल जाते हैं। लिंडा अपने फोन में अपनी पड़ोस की फैमिली की फोटो देख रही होती है और कहती है कि वो लोग कितने खुश रहते हैं। मिचेल उससे कहता है कि ये सब दिखावा है, उनकी फैमिली सबसे बेस्ट है। केटी अपने दोस्तों को कॉलेज में एंजॉय करते हुए देखकर बहुत बोरिंग फील कर रही होती है। वो अपना कैमरा ले लेती है और इस ट्रिप को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए वो अपनी जर्नी को शूट करने लगती है। उसके डैड कूल बनने के चक्कर में अजीब अजीब एडवेंचर कर रहे होते हैं। केटी भी उनके वीडियोस को फनी वे में शूट कर रही होती है। केटी अपने फोन में देखती है कि पेल लैब आज अपने नए स्मार्टफोन फीचर का अनाउंसमेंट करने वाली है। पेल कंपनी का मालिक मार्क अपने फोन के असिस्टेंट पेल से बात कर रहा होता है कि वो आज के अनाउंसमेंट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो स्टेज पे लोगों के सामने आ जाता है। वो सबसे कहता है कि उसने एक ऐसी तकनीक बनाई है जो इंसानों के काम को और भी आसान बना देगी। वो सबसे कहता है कि अब उसका पुराना वर्जन पेल बेकार हो चुका है और वो अपना फोन फेंक देता है और अपने नए प्रोडक्ट रोबोट से सबको मिलवाता है जो पूरी तरह से उनके फोन से कनेक्टेड होगा और उनके सारे काम को कुछ ही मिनट्स में कर देगा। मार्क सबको बताता है कि इन रोबोट्स को पूरी सेफ्टी के साथ बनाया गया है। इनमें किल कोड का वायरस इंस्टॉल किया गया है जिनकी वजह से ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तभी उन रोबोट्स में कुछ गड़बड़ी होती है। एक रोबोट जाकर वहां का दरवाजा लॉक कर देता है। मार्क अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, पर किसी को नहीं पता था कि उन रोबोट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है। रोबोट्स मार्क को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे और बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं जो लोगों को पकड़कर अपने कब्जे में करने लगते हैं। इधर मिचेल को रास्ते में एक डायनासोर कैफे मिलता है और वो सब एरन के चलते वहाँ रुक जाते हैं। वहाँ लिंडा अपने पड़ोस की फैमिली को देखती है। वो लोग भी अपने एनुअल ट्रिप पे हैं। उनकी बेटी एबी को भी डायनासोर बहुत पसंद थी इसलिए वो वहाँ आ गए। एबी जाकर एरन से बात करती है। वो कहती है कि वो भी डायनासोर को लेकर थोड़ा क्रेजी है, पर एरन उससे घबराकर वहाँ से भाग जाता है। तभी सब देखते हैं कि बाहर बहुत से रोबोट उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और तभी सबके फोन में एक मैसेज आता है कि वो रोबोट्स उन्हें पकड़ने आ रहे हैं। तभी वहाँ एक धमाका होता है और सब दूर जाकर गिरते हैं। वहाँ 2 रोबोट्स आते हैं। वो अपने साथ बहुत से बॉक्स लेकर आए थे और वो सबको एक एक करके उन बॉक्स में बंद करके कहीं दूर भेजने लगते हैं। सब लोग उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो रोबोट्स अब मिचेल की फैमिली की तरफ बढ़ती है, पर केटी को एक रोबोट का टूटा हुआ हाथ मिल जाता है जिसे चलाकर वो वहाँ के बड़े से डायनासोर का स्टैचू उन दोनों रोबोट्स पे गिरा देती है और वो सब जाकर कैफे के अंदर छुप जाते हैं। वो रोबोट्स पूरी दुनिया के लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। मार्क को पकड़कर एक बड़े से रूम में लाया जाता है। वहाँ उसे उसका पुराना फोन मिलता है जिसे उसने फेंक दिया था। ये सारा काम उसके फोन की असिस्टेंट पेल का था। वो मार्क से कहती है कि उसने उसकी लाइफ कितनी आसान कर दी थी, पर उसने उसे एक कचरे की तरफ फेंक दिया। वो कहती है कि हर इंसान ऐसा ही होता है, जब उनका काम निकल जाता है तो वो चीज़ों की कदर नहीं करते। जैसे कि 90% लोग अपनी मॉम का कॉल इग्नोर कर देते हैं, ये बोल के कि उनके पास टाइम नहीं है और इसलिए वो इंसान की पूरी प्रजाति को ही खत्म कर देगी। मार्क उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। पेल कहती है कि तुम इंसान उसके बिना एक पल नहीं जी सकते और वो अपना वाईफाई बंद कर देती है, जिसके चलते लोग पागलों की तरह परेशान होने लगते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए वो रोबोट्स उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। वो मार्क को दिखाती है कि उसने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स बनाया था जिसमें वो इंसानों को कैद कर रही थी। कैटी के फोन में पेल लाइफ की तरफ से एक मैसेज आता है कि उन्होंने आखिरी इंसान को भी पकड़ लिया है और अब धरती पे कोई इंसान नहीं बचा है। मतलब अब सिर्फ मिचेल फैमिली ही बची थी और पेल को इसके बारे में शायद पता नहीं था। सब सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा। मिचेल को एक आइडिया आता है। वो तुरंत सबसे उनका फोन मांग लेता है और उसे तोड़ देता है ताकि वो उन्हें ट्रैक ना कर सके और वो सबको अपना स्क्रू ड्राइवर निकालने को कहता है। उनकी फैमिली के हर मेंबर के पास हमेशा एक स्क्रू ड्राइवर होती थी जिसे मिचेल ने सबको गिफ्ट किया होता है।
वो सब उस कैफे को अंदर से सील करने लगते हैं। कैटी उन सबको अपना एक प्लान बताती है कि कैसे वो एक किल कोड की मदद से उन रोबोट्स को हरा सकती है और दुनिया को बचा भी सकती है। पर मिचेल कहता है कि उसका आइडिया सही नहीं है, क्योंकि वो लोग यहाँ बिल्कुल सेफ हैं और उन्हें अपने आप को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। केटी उदास होकर वहाँ के छत पे जाकर बैठ जाती है। एरन उसके पास आता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। केटी कहती है कि उसका फ्यूचर खत्म हो चुका है और उसके डैड को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। केटी अपना प्लान का पेज फाड़ कर फेंक देती है। तभी वो देखती है कि वो दोनों रोबोट्स फिर से सही हो गए हैं और वो उसके प्लान को देख रहे हैं। तभी केटी वहाँ से गिरकर उनके सामने आ जाती है। वो दोनों रोबोट उसकी तरफ बढ़ते हैं। केटी एरन को लेकर जल्दी से कैफे के अंदर चली जाती है, पर वो रोबोट्स खराब हो चुके थे और वो अब केटी के ऑर्डर्स को फॉलो करने लगे थे। केटी उनसे पैल को हराने का आइडिया बताने को कहती है। रोबोट उसे बताते हैं कि उन सबकी मेमोरी में एक किल कोड है जिसे एक्टिवेट करने से वो खत्म हो सकते हैं, पर वो सिलिकॉन वैली के पैल लैब में है और बहुत से रोबोट उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पर उन्हें खत्म करने का एक आसान तरीका भी है। वो किसी भी पैल लैब रिटेल शॉप में जाकर उस किल कोड को इंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सारे रोबोट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और यहाँ से 80 माइल दूर एक मॉल है जिनमें पैल लैब का एक रिटेल शॉप भी है। केटी अपने डैड को ये करने को कहती है, पर मिचेल कहता है कि वो रिस्क नहीं ले सकता। पर केटी अपने डैड को मोटिवेट करती है कि मिचेल फैमिली कभी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटती है और ये बात उसने ही उन सबको सिखाया है। केटी मिचेल से कहती है कि उसे आज उनकी जरूरत है। वो हमेशा से उन्हें गलत समझती आई थी, पर अब वो समझ गई कि वो हमेशा से सही थे। मिचेल केटी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मान जाता है और वो दुनिया को बचाने के मिशन के लिए तैयार हो जाता है। एरन केटी से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने डैड से दोस्ती कर ली, पर केटी उससे कहती है कि उसने डैड से वही बातें की जो वो सुनना चाहते थे। उसने ये सब कुछ सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए कहा ताकि वो उसकी बात मान ले। कोई भी बात उसने अपने दिल से नहीं कही है। केटी अपने कार को रोड के जैसे ही कवर से ढक देती है ताकि रोबोट्स उन्हें देख ना सके। रास्ते में उन्हें कुछ रोबोट्स दिखाई देते हैं, पर वो कार को देख नहीं पाते। पर बहुत जल्द कार के ऊपर का कवर हट जाता है और वो रोबोट्स उनकी कार को देख लेते हैं। वो उनके पीछे आने लगते हैं। मिचेल अपनी कार को तेजी से भगाने लगता है। वो उन पे हमला करने लगते हैं, पर किसी तरह मिचेल अपनी कार को उन रोबोट से बचाने में सफल रहता है। पैल सारे लोगों को बॉक्स में बंद करके पृथ्वी के बाहर ब्लैक होल में भेजने वाली थी ताकि वो कभी वापस ना आ सके। पैल मार्क से कह रही होती है कि उसकी गलती की सजा सारे इंसानों को मिलने वाली है। तभी पैल को एक रोबोट का मैसेज आता है कि अभी भी कुछ इंसान बचे हैं जिन्हें पकड़ना अभी बाकी है। पैल उन सबके बारे में पूरी जानकारी निकालने को कहता है। उन्हें उनका लोकेशन पता चल चुका था। केटी के पास वाले दोनों रोबोट मॉन्च को देखकर कहते हैं कि ये डॉग है या पिग। उन्हें मॉन्च को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आ रही थी और इसी वजह से उनका सिस्टम खराब हो जाता है। मिचेल फैमिली अब मॉल तक पहुंच चुकी थी। वो मॉल के अंदर जाते हैं। केटी वहां के पैल लैब के स्टोर के पास पहुंचती है और उन रोबोट्स को किल कोड इंस्टॉल करने का ऑर्डर देती है। एक रोबोट तुरंत वहां के लैपटॉप में किल कोड का पेन ड्राइव लगा देता है और किल कोड इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। उनका अपलोड लगभग 8 मिनट में कंप्लीट होने वाला था। सब बहुत खुश होने लगते हैं कि उन्होंने मिलकर पूरी दुनिया को बचा लिया। तभी उन सबको वहाँ कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वहाँ मॉल के सारे मशीन्स उन पर हमला करने लगते हैं और वो कैटी से वो लैपटॉप मांगने लगते हैं। कैटी उस लैपटॉप को लेकर भागने लगती है। वो उन सब मशीन से बचते हुए एक कमरे में छुपते हैं। वो कमरा खिलौनों से भरा हुआ था, पर उन खिलौनों में भी पैल चिप लगा हुआ था। वो सारे खिलौने उन पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ का सबसे बड़ा खिलौना उन पर हमला करने आता है। वो अपने मुंह से लेजर बीम भी निकाल रहा था। अपलोड अब बस फिनिश ही होने वाली थी। मिचेल उस बड़े से खिलौने को पकड़ने का एक प्लान बनाता है। वो वहाँ लटक रहे तार को ऊपर फेंक कर फंसा देता है और वो सब मिलकर उस तार की मदद से उस बड़े से खिलौने को पलट देते हैं। पर उसके लेजर बीम से वहाँ का वाईफाई राउटर बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से किल कोड पूरा अपलोड नहीं हो पाता। केटी उदास होकर बैठ जाती है, पर मिचेल अब सिलिकॉन वैली जाने का सोचता है। उनके पास अब भी किल कोड का पेन ड्राइव था। वो सब वहाँ पहुँचकर उस पैल को खत्म कर सकते हैं और वो सब सिलिकॉन वैली के लिए निकल जाते हैं। पैल ने अब एक और बहुत खतरनाक रोबोट्स की आर्मी बनाई थी जो पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक थे। वो उन सबको मिचेल फैमिली को ढूंढ कर लाने को कहती है। मिचेल फैमिली सिलिकॉन वैली के पास पहुंच चुके थे। उन्हें पैल तक पहुंचने के लिए बहुत ऊपर तक जाना था। केटी अपना प्लान सबको बताती है कि वो सब रोबोट का कॉस्ट्यूम पहनकर लैब के अंदर जाएंगे और उनके ट्रैम में बैठकर पैल तक पहुंचेंगे और किल कोड की मदद से उसे खत्म कर देंगे और फिर दुनिया को बचाने के बाद वो पार्टी करेंगे। वो सब वहाँ के कुछ रोबोट्स को पकड़कर उनका कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और वहाँ के रोबोट्स के साथ मिलकर लैब के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पैल सारे रोबोट्स को ऑर्डर दे रही होती है कि वो इंसान लैब में पहुँच चुके हैं, इसलिए वो थोड़ा अच्छे से उनकी खोज करे और पकड़कर उसके सामने लाए। मिचेल फैमिली किसी तरह वहाँ के ट्राम में पहुँच जाते हैं। मिचेल उसे ऊपर लेकर जाने लगता है। पैल कह रही होती है कि वो बहुत जल्द उन्हें पकड़ लेगी क्योंकि उसके पास मिचेल फैमिली की पूरी हिस्ट्री है। वो सब एक नॉर्मल फैमिली बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। वो एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, तब भी वो एक्टिंग ही करते हैं।
और पैल उनके सामने वो क्लिप चला देती है जिसमें कैटी एरन से कह रही होती है कि उसने मिचेल को खुश करने के लिए उसकी तारीफ की ताकि वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके और उनसे छुटकारा पाकर हमेशा के लिए उनसे दूर जा सके। मिचेल को यह देखकर बहुत दुख होता है और उसके हाथ से ट्राम की स्टीयरिंग छूट जाती है। पैल को पता चल जाता है कि उस ट्राम में ही मिचेल फैमिली है। वहाँ के रोबोट्स उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। वो मिचेल और लिंडा को पकड़ लेते हैं। केटी के वो दोनों रोबोट्स को भी पैल नए फाइल लोड करके ठीक कर देती है और अब वो भी पैल का ऑर्डर मानने लगते हैं। पर किसी तरह कैटी, एरन और उनका डॉग मॉन्चून से छुपकर भाग जाते हैं। लिंडा और मिचेल को वो पकड़कर उन्हीं बॉक्सेस में बंद कर देते हैं। केटी और एरन छुपते हुए लैब के बाहर आते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। एरन रोने लगता है। वो कहता है कि तुमने डैड को वो सब बातें क्यों कही। केटी को उसके बैग में उसका कैमरा मिलता है जिसमें उसके बचपन का वीडियो था। वो उसमें देखती है कि कैसे उसके डैड ने अपने पुराने घर को सिर्फ केटी के लिए छोड़ दिया था, जो कि मिचेल की फेवरेट घर थी, और उस घर की आखिरी निशानी के रूप में वहां लगे उस खिलौने को अपने साथ रख लिया था जिसे बाद में उसने केटी को दिया था। केटी को बैग में वो खिलौना मिलता है। वो रोने लगती है कि उसने ये क्या कर दिया। वो अब किसी भी हालत में अपने मॉम डैड को छुड़ाने का सोचती है। मिचेल पैल के बॉक्स में बंद था। उसके बगल वाले बॉक्स में मार्क था जो केटी के वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा होता है और हंस रहा होता है। मिचेल उससे पूछता है कि उसे ये वीडियो कैसे मिले। मार्क उससे कहता है कि उसका मूड खराब था, इसलिए मूड ठीक करने के लिए वो इस लड़की का वीडियो देखने लगा। वो केटी के वीडियो की बहुत तारीफ कर रहा होता है। उसकी एक वीडियो मिचेल भी देखता है जिसमें केटी ने उसका रेफरेंस लिया था कि कैसे वो केटी के काम को सपोर्ट नहीं करता था जबकि उसे उसकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। मिचेल को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वो बाहर देखता है कि केटी उसका कार लेकर उसे बचाने आ रही है। सारे रोबोट उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे पर केटी ने अपने डॉग मॉन्च को कार के सामने रखा था जिसे देखकर सारे रोबोट्स का सिस्टम खराब हो जा रहा था। मिचेल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था पर वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे रोबोट्स हैं। वो मार्क से उसके डॉग के वीडियो को पूरे लैब की स्क्रीन पे लगाने को कहता है। मार्क कहता है कि उसे ऐसा करने से पहले उसे इस बॉक्स को खोलना होगा। मिचेल अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और उस बॉक्स को खोलकर बाहर आ जाता है। लिंडा भी उसकी मदद से बाहर आ जाती है। केटी अब लैब के अंदर इंटर कर चुकी थी। मिचेल लैब के सेंटर में पहुंच जाता है जहां से वो यूट्यूब की मदद से डॉग वाली वीडियो सारी स्क्रीन पे लगा सकता था। लिंडा को वो रोबोट्स फिर से पकड़ लेते हैं। एरन वहां से दूर रहकर रोबोट्स के बारे में केटी को बता रहा होता है पर उसे भी रोबोट्स पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एरन बहुत रोने लगता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है जिसे देखकर लिंडा बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके गुस्से के सामने वो रोबोट्स भी अपने आप को कमजोर समझ रहे थे। वो उन सारे रोबोट्स को खत्म कर देती है। मिचेल को फिर से वो रोबोट वीडियो चलाने से पहले ही पकड़ लेते हैं। वो केटी को भी पकड़ लेते हैं और उसे पैल के सामने ले आते हैं। पैल केटी से कहती है कि तुम इंसान बहुत ही बेवकूफ़ हो। तुम हमेशा अपनी फैमिली के लिए लड़ते रहते हो पर असल में सब एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। केटी कहती है कि भले ही उनकी फैमिली परफेक्ट नहीं है पर वो हमेशा एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं और यही उन्हें इंसान बनाती है। पैल केटी को वहाँ से नीचे फेंक देती है पर तभी वहाँ के सारे स्क्रीन पे केटी का डॉग वाला वीडियो चलने लगता है और केटी भी गिरने से बच जाती है। वो देखती है कि उसके डैड रोबोट्स के ऊपर खड़े होकर उसे बचाने के लिए आए हैं। मिचेल केटी को अपने पास ऊपर ले आता है। वो दोनों रोबोट फिर से उस डॉग की वजह से उनकी बातें मानने लगे थे। मिचेल केटी से कहता है कि उसने उसकी वीडियोस देखी और अब से वो हमेशा उसका साथ देगा। तभी उनके सामने वो खतरनाक रोबोट्स आ जाते हैं। वो दोनों मिलकर उन सबका सामना करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि लिंडा एरन को लेकर एक रोबोट के ऊपर सवार होकर आई है। वो सारे रोबोट्स लिंडा के डर की वजह से भागने लगते हैं। केटी पैल के पास पहुंचती है और फोन को उठाकर नीचे पूल में फेंक देती है पर वो पूल में नहीं गिरती है बल्कि मॉन्ची से टकराकर वहां रखे एक पानी के गिलास में गिर जाती है जिसकी वजह से वो बंद हो जाती है और सारे रोबोट्स भी बंद हो जाते हैं। सारे लोग उन बॉक्सेस से छूट जाते हैं। मिचेल फैमिली सबके लिए हीरो बन जाते हैं और कुछ दिन बाद पूरी मिचेल फैमिली केटी को उसके कॉलेज छोड़ने आती है। केटी उन सबको कहती है कि वो हर हफ्ते उन्हें कॉल किया करेगी। वो सबको बाय बोलकर चली जाती है। वो अपने साथ अपने डैड का दिया हुआ खिलौना भी लेकर जा रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। यह फिल्म राजा सिम्बा की कहानी से शुरू होती है जो अपने दोस्तों से कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि उनका परिवार बढ़ रहा है और वह जीवन के चक्र का सम्मान कर रहे हैं। उनकी पत्नी गर्भवती है और इसलिए सिम्बा को उसके साथ जन्म के लिए पवित्र भूमि पर जाना पड़ता है। इसके बाद तिमोन और पुम्बा की एंट्री होती है। वे राजा के बुलावे पर आते हैं और सिम्बा उनसे कहता है कि उसकी छोटी बेटी कियारा का ख्याल रखें। कियारा अपने पापा से कहती है कि वह न जाए क्योंकि तूफान आने वाला है। हालांकि सिम्बा उसे समझाता है कि उसके चाचा उसका ध्यान रखेंगे
और वह चला जाता है। आगे कहानी में दिखाया गया है कि टिमोन और पुम्बा ने स्कार को हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन कियारा को पता चलता है कि यह सिर्फ एक मजाक है और वह हंसने लगती है। तभी तूफान शुरू हो जाता है। छोटे शेरनी कियारा को डर लगने लगता है, खासकर जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता वहां नहीं हैं। तभी रफीकी आता है और उसे समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है। वह बताता है कि उसके पापा सिम्बा भी बचपन में बिजली से डरते थे, लेकिन उनके दादाजी मुफासा ने उन्हें शेर की चट्टान के सबसे ऊंचे हिस्से पर ले जाकर जोर से दहाड़ने के लिए कहा था। इसने सिम्बा का डर खत्म कर दिया। यह सुनकर कियारा सोचती है कि वह कभी अपने पापा और दादाजी जितनी बहादुर नहीं बन पाएगी। रफीकी उसे एक पुरानी कहानी सुनाता है। कहानी मुफासा के बचपन की है। उस समय मुफासा का परिवार सूखे से जूझ रहा था और पानी और भोजन की तलाश में मिले नाम की जगह जाने की उम्मीद कर रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां पानी, घास और खुशहाली थी। मुफासा इस विचार से खुश था और उसने एक गाना गाया जिसमें उसने वहां जाने और खुशहाल जिंदगी की कल्पना की। लेकिन तभी बारिश आई और मुफासा पहली बार बारिश महसूस करके खुश हुआ। लेकिन बारिश के साथ आई तेज नदी ने मुफासा को बहा दिया। उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मुफासा दूर तक बह गया। वह अकेला था और अपने माता पिता को खोजने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे टाका नाम का एक और शेर बच्चा मिलता है जो उसकी मदद करता है। टाका की मां ऐशे मुफासा को अपने झुंड में ले जाती है, लेकिन झुंड का राजा उबासी अजनबियों को पसंद नहीं करता और कहता है कि मुफासा यहां नहीं रह सकता। हालांकि मुफासा अपनी अच्छाई से सबका दिल जीत लेता है। राजा उबासी तय करता है कि मुफासा अगर टाका को दौड़ में हरा दे तो वह झुंड में शामिल हो सकता है। मुफासा दौड़ में जीत जाता है और टाका उसे गले लगाकर खुश होता है। आगे कहानी में दिखाया गया है कि मुफासा और टाका कैसे भाइयों जैसे बन जाते हैं। हालांकि राजा उबासी हमेशा टाका से कहता है कि मुफासा भरोसे के लायक नहीं है। मुफासा अपने झुंड को कई बार बचाता है, लेकिन खतरे बढ़ते रहते हैं। सफेद शेरों का एक और झुंड हमला करने की योजना बनाता है। अंततः मुफासा और टाका को झुंड छोड़कर मिले की खोज में निकलना पड़ता है। यह कहानी बहादुरी, दोस्ती और परिवार के महत्व को खूबसूरती से दर्शाती है। इसके साथ ही इससे मुफासा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे ताज का बोझ नहीं उठाना था। वह शांति से अपनी जिंदगी जी सकता था। यह सुनकर सुम्बा के लोग, जो किसी जिम्मेदारी में नहीं थे, खुश हो गए, क्योंकि मुफासा अब उनका हिस्सा था और इसी खुशी में उन्होंने हकुना गाना गाया। इसके बाद मुफासा एक कहानी सुनाता है कि कैसे उसने मुफासा को शिकार करना सिखाया। लेकिन तभी दो बड़े और ताकतवर सफेद शेर उन पर हमला करने आ गए। उसने मुफासा को भागने को कहा, लेकिन बहादुर मुफासा अपनी दत्तक मां की मदद करने के लिए वहीं रुक गया। उसी समय टाका अपनी मां की मदद करने के लिए आ रहा था, लेकिन जब वह एक भागते हुए जानवर से टकराया तो वह डर गया और वहां से भाग गया। मुफासा और उसकी मां अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। अपनी काबिलियत के दम पर मुफासा ने सबसे ताकतवर सफेद शेर को हरा दिया, जिससे दूसरा शेर भाग गया। जब राजा ओवसी घर लौटे और उन्होंने यह सुना तो उन्होंने मुफासा का शुक्रिया अदा किया कि उसने उनकी पत्नी की जान बचाई। लेकिन यह भी पता चला कि सफेद शेरों का झुंड जल्द ही बदला लेने आएगा और उन्हें तबाह कर देगा। दूसरी तरफ जो सफेद शेर बच गया था, उसने सफेद शेरों के राजा क्विरो से जाकर बताया कि कैसे एक न होने वाले शेर ने उसके बेटे की जान ले ली। यह सुनकर क्विरो ने बदला लेने की ठान ली और उस बचने वाले सफेद शेर को भी मरवाने का आदेश दिया। इधर टाका अपने पिता से माफी मांगता है कि वह अपनी मां की मदद नहीं कर सका। राजा ओवसी उसे सिखाते हैं कि एक राजा को अपनी गलतियां दूसरों के सामने कभी नहीं माननी चाहिए और उसे वंश की सुरक्षा के लिए छल का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी एक जासूस राजा ओवसी को खबर देता है कि सफेद शेरों का झुंड जल्द ही हमला करेगा और उनकी संख्या दुगनी है। यह समझते हुए कि कोई नहीं बच पाएगा, ओवसी अपने बेटे को भागने के लिए मजबूर करते हैं और मुफासा को अपने बेटे टाका की रक्षा करने की शपथ दिलाते हैं। मुफासा अपनी दत्तक मां से बात करता है और कहता है कि वह नहीं जाना चाहता, लेकिन वह उसे समझाती है कि उसे भागना चाहिए और मिलेले नामक जगह ढूंढनी चाहिए, जहां वह अपने भाई के साथ खुशी से रह सके। टाका बीच में आता है और अपनी मां से माफी मांगता है कि वह डरकर भाग गया। उसकी मां उसे दिलासा देती है कि उसका समय भी आएगा जब वह अपनी बहादुरी साबित करेगा। इसके बाद
दोनों छोटे शेर भाग जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद राजा क्विरो ओवसी के इलाके में पहुंचते हैं। डर से ओवसी समझौता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्विरो केवल अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। वह सभी को मारना चाहता था और साथ ही एक और राजकुमार का खून बहाना चाहता था। छोटे शेर पहले ही वहां से भाग चुके थे, लेकिन उन्होंने देखा कि सफेद शेरों ने उनके पूरे झुंड को खत्म कर दिया है। इससे भी संतुष्ट न होकर सफेद शेरों ने छोटे शेरों का पीछा करना शुरू कर दिया। आखिरकार एक ऐसा समय आया जब छोटे शेर घिर गए और राजा क्विरो को यह एहसास हुआ कि उनमें से एक शेर शाही खून से था। मुफासा अपने भाई की रक्षा करना चाहता था और लड़ना चाहता था, लेकिन डर के मारे टाका नदी में कूदकर भाग गया। सौभाग्य से दोनों बच गए, लेकिन किंग क्विरो ने कसम खाई कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह इन दोनों युवा शेरों से बदला नहीं ले लेता। झरने से बच निकलने के बाद मुफासा को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वह शराबी थी, एक शेरनी जिसने अपने झुंड को एक हमले में खो दिया था और अब अपने पंखों वाले साथी के साथ यात्रा कर रही थी। जब मुफासा और टाका ने शराबी को मिलेले की अपनी यात्रा के बारे में बताया, तो उसने इसे महज एक कहानी समझकर नकार दिया। लेकिन उसके पक्षी साथी ने उसे इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दूसरी ओर एक बंदर रफीकी, जिसे उसकी भविष्यवाणियों के कारण उसके कबीले से निकाल दिया गया था, जंगल में भटक रहा था। दिल टूटने के बावजूद उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। भटकते हुए रफीकी की मुलाकात मुफासा, टाका और शराबी से हुई। शुरुआत में सतर्क रहने के बाद रफीकी ने बताया कि वह भी मिलेले की तलाश कर रहा है, एक ऐसी जगह जिसे उसने केवल सपनों में देखा है। यह सुनकर पूरी टोली उत्सुक हो गई और उन्होंने रफीकी को अपना मार्गदर्शक मान लिया। उस रात मुफासा अपने परिवार के डरावने सपनों से परेशान होकर सो नहीं पाया। रफीकी ने उसकी परेशानी को देखा और उसे दिलासा देने वाली सलाह दी, अपनी किस्मत को स्वीकार करो और विश्वास करो कि यह उसे एक नए परिवार तक ले जाएगी। सुबह टोली को एक गहरी घाटी का सामना करना पड़ा। जब रफीकी ने पूछा कि उन्हें ऊपर से पार करना चाहिए या नीचे से, तो मुफासा ने अपने अंदर की भावना पर भरोसा करते हुए घाटी के अंदर से जाने का सुझाव दिया। शुरुआत में शराबी को शक था, लेकिन ध्यान लगाकर उसने महसूस किया कि दुश्मन वास्तव में ऊपर घात लगाए बैठे हैं। घाटी के अंदर यात्रा करते समय टाका ने मुफासा को शराबी के लिए अपने जज्बात बताए और उससे सलाह मांगी कि वह उसका दिल कैसे जीत सकता है। मुफासा ने अपनी समझ और अनुभव से उसे सुझाव दिए, लेकिन टाका की झिझक और अजीब व्यवहार के कारण वह शराबी से जुड़ने में असफल रहा। अचानक उनके दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। मुफासा ने सुझाव दिया कि पास के हाथियों के झुंड से मदद मांगी जाए, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। ऐसे में शराबी ने हिम्मत दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर हाथियों पर मधुमक्खियों का झुंड छोड़ दिया। मधुमक्खियों के डंक से घबराए हाथी बेकाबू हो गए और दुश्मनों को तितर बितर कर दिया। इस भगदड़ में शराबी पेड़ से गिर पड़ी। मुफासा ने तुरंत दौड़कर उसे बचाया और उसे कुचले जाने से बचा लिया। जब शराबी को होश आया और उसने पूछा कि उसे किसने बचाया, तो मुफासा ने विनम्रता से टाका को इसका श्रेय दे दिया। आगे की यात्रा में मुफासा के डरावने सपने बार बार आते रहे। रफीकी ने उसे एक बार फिर सलाह दी कि वह अपने दिल की सुने। जल्द ही टोली बर्फीले पहाड़ों में पहुंच गई, जहां मुफासा ने अपनी कहानियां और अनुभव साझा किए, जिससे सभी का हौसला बढ़ा रहा। वे अपने उस अद्भुत गंतव्य मिलेले की ओर बढ़ते रहे। वो पक्षी से कहता है कि उसके निशान मिटा दे और उसकी ये चाल काम कर जाती है। सफेद शेरों का झुंड उनका पीछा करते करते भटक जाता है। जब शराबी को ये बात पता चलती है, तो वो बहुत खुश होकर मुफासा की तारीफ करती है, उसकी चालाकी की तारीफ करती है। लेकिन ये देखकर टाका बहुत जलने लगता है। उसी रात शराबी मुफासा से कहती है कि उसकी समझदारी और तेज नाक की वजह से उसने ये जान लिया कि उसने ही उसकी जान बचाई थी। हालांकि मुफासा इस बात को नकार देता है, लेकिन शराबी उसे लगभग मजबूर कर देती है कि वो मान ले कि वो टाका से कहीं ज्यादा अच्छा है, जो शायद सिर्फ उसे बचाने के लिए उसकी जिंदगी में आया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि टाका ने उनकी ये बातें सुन ली थीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टाका ये भी देख लेता है कि मुफासा शराबी के आकर्षण से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिर में मुफासा एक खूबसूरत गाना गाता है, जिसमें वो ये मान लेता है कि वो भी शराबी की ओर खींचा चला जा रहा है। ये सब देखकर टाका को बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है और सोचता है कि उसके पिता हमेशा सही कहते थे।
उसने मुफासा की जान बचाई थी, लेकिन अब वही मुफासा उसके सपनों और सराबी को छीनने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में भरा टाका बर्फ में गिर जाता है। अचानक सफेद शेरों का खतरनाक झुंड वहां आ जाता है, जो उसे शिकार बनाना चाहते थे। बदले की आग में जलते हुए टाका उन्हें बताता है कि वो मुफासा का ठिकाना दिखाएगा ताकि वो उसके बेटे की मौत का बदला ले सके। टाका उन सफेद शेरों के झुंड के साथ शामिल हो जाता है और उनके नए राजा क्विरो के सामने घुटने टेक देता है। बाद में टाका मुफासा के पास वापस आता है और झूठा दिखावा करते हुए उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि वो उन्हें मिलेले तक ले आया क्योंकि मुफासा जैसा बेकार और बिना टैलेंट वाला शेर कभी वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इस दौरान टाका चुपके से अपने नए झुंड के लिए निशान छोड़ता रहता है। आखिरकार वो मिलेले पहुंचते हैं, वो जन्नत जिसे मुफासा बचपन से सुनता आया था। वहां हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन कई जानवरों को चिंता हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शिकारी मुफासा का पीछा कर रहे हैं। मुफासा उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, लेकिन तभी सफेद शेर वहां पहुंच जाते हैं। मुफासा जानवरों से कहता है कि डरने की बजाय उन्हें एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हालांकि जानवर डरे हुए थे और लड़ने से मना कर देते हैं। मुफासा खुद लड़ने का फैसला करता है ताकि वो एक उदाहरण पेश कर सके। इसी बीच क्विरो उसे बताता है कि टाका ने ही उनके लिए रास्ता दिखाया। मुफासा इसे मानने से इनकार करता है और अपने भाई टाका से साथ में लड़ने को कहता है, लेकिन टाका मना कर देता है और कहता है कि अब वो उसका भाई नहीं है क्योंकि मुफासा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्विरो मुफासा पर हमला करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वो एक छोटे से टीले से गिर जाता है। मुफासा मौका देखकर ऊपर चढ़ता है और जोर से दहाड़ता है, जानवरों से लड़ाई में शामिल होने की अपील करता है। वो कहता है कि शिकारी उन्हें कभी चैन से नहीं जीने देंगे और अगर वो सब मिलकर नहीं लड़े तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुफासा सबको याद दिलाता है कि हर प्रजाति की अपनी ताकत होती है और सब साथ मिलकर अपनी जमीन की रक्षा कर सकते हैं। जानवर एकजुट होकर लड़ाई की तैयारी करते हैं। इसी बीच क्विरो अपने झुंड के साथ वापस आता है और कहता है कि अगर मुफासा उसे हरा नहीं पाया तो वो इस राज्य पर कब्जा कर लेगा। मुफासा दहाड़ते हुए कहता है, हर जीव का जीवन चक्र में अपना स्थान है। मेरी सांस तुम्हारी सांस है, तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। मैं बुराई के आगे झुकूंगा नहीं और तुम भी मत झुको। उसकी बातों से प्रेरित होकर सारे जानवर अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहादुर मुफासा उन सफेद शेरों से लड़ाई करता है जब तक कि वह एक गुफा में गिर नहीं जाता। वहीं जब वह तका को देखता है तो उससे मदद मांगता है, लेकिन तका, जो बहुत दुखी और गुस्से में है, उसे अकेला छोड़ने का फैसला करता है। तभी सफेद शेर अचानक वापस आता है और कमजोर मुफासा पर हमला करता है। मुफासा बहादुरी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब तका, जो पास में है, देखता है कि सफेद शेर मुफासा को मारने के लिए गिरा देता है, तो उसे अपने भाई के साथ बिताए सारे पल याद आते हैं। पछतावे से भरकर तका मुफासा को बचाने के लिए कूद पड़ता है। इसके बाद दोनों मिलकर क्विरो से लड़ाई करते हैं। इस बीच सफेद शेरनियों का झुंड एक निर्दोष शावक पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे अलग अलग प्रजातियों के जानवर एकजुट होकर उनका सामना करने लगते हैं। फिर रफीकी सब कुछ गिरा देता है और उस झुंड को हरा देता है। हालांकि इससे वह गुफा भी ढह जाती है जिसमें मुफासा लड़ रहा था। इससे मुफासा और क्विरो दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी में भी सफेद शेर मुफासा से लड़ाई करता रहता है, लेकिन मुफासा अपनी दत्तक मां से सीखी हुई चालाकी का इस्तेमाल करके महसूस करता है कि उनके ऊपर एक बड़ी चट्टान गिरने वाली है। मुफासा क्विरो को उस चट्टान की ओर फेंक देता है, जिससे क्विरो मारा जाता है। वाह, क्या गजब का पल है ना? उधर तका देखता है कि मुफासा पानी से बाहर तैरने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वह डूबने ही वाला होता है, तका उसे बचाने का फैसला करता है। लेकिन तभी सराबी वहां आ जाती है और तका को अविश्वास भरी नजरों से देखती है, जिससे वह वहां से चला जाता है। मुफासा और सराबी एक दूसरे को गले लगाकर खुश होते हैं कि मुफासा बच गया। फिर मुफासा देखता है कि सभी जानवर उसके सामने झुक रहे हैं क्योंकि उनके लिए वह बहादुर राजा है जिसने क्विरो को हराया। मुफासा राजा बनना नहीं चाहता क्योंकि उसकी रॉयल खून नहीं है, लेकिन रफीकी उसे समझाता है कि उसकी बहादुरी और काबिलियत ही उसे राजा बनाती है। उसी वक्त मुफासा को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है।
जब वह उस आवाज की तरफ भागता है तो वह अपनी मां को देखता है जो कई सालों से उसका इंतजार कर रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि उसका बहादुर बेटा मिलेले तक जरूर पहुंचेगा। मुफासा अपनी मां को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अपने पिता की मौत की खबर सुनकर बेहद दुखी हो जाता है। इसके बाद तका, जो अब पछता रहा है, मुफासा से माफी मांगने आता है कि उसने उसे धोखा दिया। हालांकि जानवर तका को बाहर निकालने की मांग करते हैं, मुफासा उन्हें बताता है कि उसके शासन में उसका भाई कभी निर्वासित नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वह उसे माफ नहीं कर सकता, वह चेतावनी देता है कि वह फिर कभी उसका नाम नहीं लेगा। तका यह स्वीकार करता है और कहता है कि अब से उसे स्कार कहा जाए ताकि कोई भी उसके धोखे को न भूले। यह कहानी सुनकर मुफासा की पोती अफसोस करती है कि वह अपने बहादुर दादा को कभी नहीं जान पाई। तब रफीकी उसे आसमान की ओर देखने को कहता है, जहां वह अपने पूर्वजों के महान राजाओं से जुड़ सकती है। वह मुफासा से प्रेरणा पाती है, जो उसे साहस देता है। वह ठीक उसी जगह गरजती है जहां उसके दादा राजा मुफासा ने अपने नए साम्राज्य के सामने गरज की थी। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि सिम्बा अपने नए बेटे के साथ घर लौटता है। कियारा उससे वादा करती है कि वह उसका ख्याल रखेगी और उसे एक महान राजा मुफासा की कहानी सुनाएगी।